नमस्कार दोस्तों, नवा संस्कृताय और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मना चुके हैं पिछली कक्षा में, पिछले दिन में, और आज की सुबह में आपने डीएलएड की क्लास भी देख ली होगी और पुनः एक बार हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं अपनी संस्कृत की द्वितीय कक्षा में। कल आपकी कक्षा में हमने बताया था किस प्रकार से किसी विषय में महारत हासिल किया जा सकता है, और आज हमें कल की चर्चा को आगे बढ़ाना है। व्यंजनों के वर्गीकरण का पूर्ण भाग पढ़ना है। इसके साथ हम पूरा क्विक रिवीजन भी कर लेंगे इसी में, और इसके बाद आगे की चर्चा अंत में बताएंगे क्या होगी आगे की रणनीति। इतना याद रखें, आपकी जो क्लासों का टाइम है वो सोमवार से शनिवार है। सारी क्लासों के प्रीमियम आप देख चुके होंगे, लगे होंगे लंबी लिस्ट में। टेंशन नहीं लेना, जिस पर लाल बन के आ रहा हो वही होगा, या आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेंगे। लिंक शेयर में हर जगह कर देता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग तो इतने जानकार हैं। ठीक है, सोमवार से शनिवार है, तो इसका मतलब ये संस्कृत की कल क्लास संडे में नहीं होगी। संडे में किसी विषय की कोई क्लास नहीं हुआ करेगी। हाँ, यदि मेरा मन किया तो किसी विषय में लेके आ सकता हूँ, वो एक वीकली या कैसे भी क्लासेस होगी, क्योंकि संडे रेस्ट चाहिए। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचों को कवर कर रहा हूँ, ये आप लोग सभी जानते हैं। मैं पुनः हर बार वही बात कहता हूँ, ऐसा नहीं मैं बताना चाहता हूँ, नहीं, लोड मेरे ऊपर ज़्यादा है। जब यहाँ इतने ही बच्चे, देखो मैक्सिमम जितने लोग आप लोग आके ये व्यूज देते हैं ना, आप मुझे एक दिन में इतने ही बच्चे ऑफलाइन डेली आते हैं। चले, सोमवार से शनिवार क्लासेस होंगी अपनी। चले, हमने तो आज ये लास्ट क्लास, इसके बाद सोमवार पे मिलेंगे, और सोमवार पे क्या पढ़ेंगे उसको लास्ट में पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा वर्गीय स्पर्शी व्यंजन, हमने कल पढ़ा अंतःस्थ व्यंजन, हमें पढ़ रहे थे ऊष्म व्यंजन। क्या पढ़ रहे थे? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या है? सा 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 हा, सा शा शा और हा, ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। हम ऊष्म व्यंजन भी पढ़ चुके थे। सलानाम ऊष्माणा, सल प्रत्याहार के वर्ण या अक्षर जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऊष्म कहलाते हैं। अब हमें पढ़ना है संयुक्त। संयुक्त क्या होता है? जो किन्हीं दो व्यक्तियों से मिलकर बना हो। जैसे कि हम कहते हैं जो दो के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रकार से पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा है, उसी प्रकार से संयुक्त जो व्यंजन होते हैं ये दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं। दो नहीं, हम तो ये कहते हैं दो अक्षर प्लस एक स्वर से मिलकर बनते हैं, क्योंकि व्यंजन की अपने में कोई औकात नहीं होती। व्यंजन अधूरा होता है। अनवक भवति व्यंजना, व्यंजन परतंत्र होता है, वह स्वतंत्र स्वरों की सहायता से बोला जाता है। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चले, संयुक्त कितने होते हैं? छत्री का छा होता है, त्रात्रिशूल होता है, ज्ञानी होता है। छत्री के छा काय से बनता है? कै, से और आ से बनता है। त्रात्रिशूल ता, रा और आ से बनता है। ज्ञानी जा, या और आ से मिलके बनता है। ठीक है, आपने एक चीज यहां गौर की होगी, जो मैंने व्यंजन लिखे हैं इनमें सब में हलंत है। यह प्रश्न एक बार टीईटी में पूछ लिया गया था, लेकिन अंतर इतना था, इस ऑप्शन की जगह उसने लिख दिया था के धन से, और हम कंफ्यूज आ गए थे। हम क्या हो गए थे? अरे घुमा के दिए मास्टर घुमा के नहीं देता है, हम घूम जाते हैं। देखें यार, यहां देखिए सामने, देखिए मित्रों क्या है, इस सामने आ जुड़ा है, तो मास्टर नहीं घूमता, क्वेश्चन घुमा के आए, चाहे ऐसे घूमे कैसे भी घूमे, हमें प्रश्न को तोड़ना है, मोड़ना है। हमें इस बार एग्जाम क्रैक करना ही करना है। तो ऐसा भी सही है। क्यों है सही? क्योंकि देखिए भाई, इस सा के अंदर छुपा है आ, इस सा में छुपा है क्या? आ। तो ये हमारे संयुक्त क्या हो गए? व्यंजन हो गए। क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अयोग बाह्यों की। हम बात कर लेते हैं अयोग बाह्य की। अयोग बाह्य, इन्हें अयोग बाह्य क्या कहते हैं? इन व्यंजनों को, इन अक्षरों को, इन वर्णों या अक्षरों को वर्णमात्रिका, या आप कह लें माहेश्वर सूत्रों में ना गिने जाने के कारण इन्हें अयोग बाह्य कहते हैं। ना गिने जाने का इन्हें क्या कहते हैं? अयोग कहते हैं, कारण अयोग बाह्य कहते हैं। अयोग बाह्य कहते हैं। अयोग बाह्य कितने होते हैं? तो अयोग बाह्य 4 होते हैं। पहला प्रश्न बनता है अयोग बाह्य कितने होते हैं? तो अयोग बाह्य 4 होते हैं। पहला होता है विसर्ग,
क्या होता है, विसर्ग होता है, अनुस्वार होता, विसर्ग होता है अपना, अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है, जीवा मूली होता है, जीवा मूली, और उपध्यमानीय होता है। ठीक है, तो अयोग्यबाह्य कितने होते हैं मित्रों, 4 होते हैं। कौन कौन से होता है, प्रश्न बन जाता है अयोग्यबाह्य कितने होते हैं, तो अयोग्यबाह्य 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अयोग्यबाह्य विसर्ग होता है, हाँ कुछ कल की थकान का असर दिख रहा है, विसर्ग होता है, अनुस्वार होता है, जीवामूली होते हैं और उपध्यमानी होते हैं। अब भैया विसर्ग क्या होता है, आपने सबने देखा होगा, किसी भी वर्ण या अक्षर के पीछे जो ये 2 बिंदी रखी जाती है इनको विसर्ग कहते हैं। इतनी बात याद रखना, विसर्ग सदैव जो अयोग्यबाह्य होते हैं, जो भी 4 अयोग्यबाह्य हैं नोट करके लिख लीजिए। अयोग्यबाह्य, अयोग्यबाह्य सदैव स्वरों के साथ योग करते हैं, स्वरों के साथ योग करते हैं। किनके साथ करते हैं भाई, अयोग्यबाह्य सदैव स्वरों के साथ योग करते हैं। अनुस्वार जो होते हैं वो किसी भी अक्षर पर ऐसी बिंदी रखी होती, यह भी किसके साथ बनते हैं, स्वरों के साथ बनते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं। और जो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है ये होता है नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। विसर्ग का होता है अखु विसर्जनानाम कंठा, कंठ से उच्चारण स्थान उच्चारण किसका होता है, विसर्ग का होता है। ये उच्चारण किस चिड़िया का नाम है, इस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो सोमवार का हमारा जो लेक्चर होगा उच्चारण स्थान पर होगा। ठीक है, जीवामूली क्या होता है, किसी भी जिस वर्ण के आगे का हो, क्या हो, का खा इति कखाभ्याम प्रागध विसर्गो, प्रागध विसर्गो जीवामूली। लिखे भाई, इसका सूत्र लिख लें, सूत्र लिखें, हम अभी लिखवा रहे हैं, हेडिंग डालें आप लोग, जीवामूली। क्या हेडिंग डालें, जीवामूली, जीवामूली। देखें, काखा इति कखाभ्याम, कखाभ्याम, ठीक है, काखा इति कखाभ्याम, कखाभ्याम प्रागर्ध, प्रागर्ध विसर्गो, प्रागर्ध विसर्गो, प्रागर्ध विसर्ग दृश्यो विसर्ग। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, काखा यदि कखाभ्याम प्रागर्ध शब्द, प्रागर्ध सदृश्यो, प्रागर्ध सदृश्यो जीवामूली, जीवामूली। कहने का मतलब दोस्तों हुआ, काखा इति कखाभ्याम, का और खा के पहले, कखाभ्याम प्रागर्ध, प्रागर्ध, प्रागर्ध अर्ध, प्रागर्ध, प्राग माने पहले, अर्ध माने आधा, सदृश्यो समान दिखे, काखा इति कखाभ्याम प्रागर्ध सदृश्यो जीवामूली, कखा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्गो सदृश्य, प्रागर्ध विसर्गो, यहाँ विसर्ग और लिखे भाई, विसर्ग सदस्यो जीवामूली। का और खा के पहले, जैसे कोई भी शब्द ऐसा लिखा है, का और खा के पहले, काखा इति कखाभ्याम प्रागर्ध, काखा इति कखाभ्याम प्रागर्ध, प्रागर्ध विसर्ग सदृश्यो। देखो विसर्ग छूट रहा था, इस श्लोक में विसर्ग छूट रहा था, तो इसलिए तो शब्द निकल नहीं रहे थे। काखा इति कखाभ्याम प्रागर्ध, प्रागर्ध विसर्ग सदृश्यो, प्रागर्ध विसर्ग सदृश्यो। प्राग मीन्स होता है पहले, अर्ध मीन्स आधा, विसर्ग मीन विसर्ग, आधी विसर्ग जिसके समान, जो आधी विसर्ग के समान दिखता हो वह हो, उसे जीवामूली कहते हैं। किसके सामने हो, का और खा के सामने हो, का और खा के पहले हो। हमारी विसर्ग ऐसी होती हैं, हमारी विसर्ग ऐसी होती हैं, देखिए। अब इनको, इन विसर्गों को हम ऐसा कर दें, आधा लगा दें, देखें भाई ये ऐसे बन गए, देखिए ये अर्धचांद बन गए, तो देखें ऐसे और ऐसे हो गए। ये आधी विसर्ग हैं, का जैसे हमने लिख दिया, बालकः खादति, बालक खाता है, तो अगर खा के पहले ये आ गई, ये क्या होते हैं, जीवामूली होते हैं। क्या होते हैं, जीवामूली होते हैं।
क्या होते हैं हमारे, जीवा मूली होती है, बालिका खेलती, अगला लिखते हैं बालिका खेलती। तो ये जो आधे होते हैं इन्हीं को जीवा मूली कहते हैं। कोई पूछ ले जीवा मूली कितने होते हैं, एक या दो, तो नोट लगा के लिखें मित्रों, जीवा मूली एक होता है, एक होता है, क्योंकि आधा ऊपर का मित्रों, आधा आधा मिलाएंगे तो एक ही होगा, ये जीवा मूली हो गया। अब हमसे कोई पूछे उपदमानी क्या होता है, उपदमानी क्या होता है, तो हम लिख देंगे पफा इति पफाभ्याम, पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्गो सदस्यो, प्रागर्ध विसर्गो प्रागर्ध विसर्ग सदस्यो, पापा यदि पापाभ्याम प्रागत विसर्ग सदस्यो क्या कहलाता है, उपदमानी कहलाता है। प और फा के पहले बालक, प और फा के पहले आधे विसर्ग के समान जो हो वो क्या कहलाता है, उपदमानी कहलाता है। जैसे वृक्षा पतति, वृक्षा पतति, भाई इसके देखो ये पा के पहले ये आ गई ना आधी, ये क्या होंगे हमारी उपदमानी होंगे, और उपदमानी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो आज हमने दोस्तों क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हमारे अयोग बाह्य चार होते हैं। एक बार सुनते हैं, चर्चा सूत्र की वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। चार होते हैं, पहला ही प्रश्न टीईटी में बनेगा कि हमारे अयोग बाह्य कितने होते हैं, तो अयोग बाह्य चार होते हैं। अयोग बाह्य कौन कौन से होते हैं, तो हम बोलेंगे अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, जीवा मूली होता है, जीवा मूली होता है, उपदमानी होता है। साथ में बोलिए अनुस्वार और विसर्ग पढ़ा चुका हूं मैं। उपदमानी में पूछा जाता है पफा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग और सदस्यो क्या कहलाता है, पा और फा के पहले प्रागर्ध, प्राग मीन्स पहले, अर्ध मीन्स आधा, विसर्ग सदृश्यो विसर्ग के समान दिखे, उसे हम क्या कहते हैं, उपदमानी कहते हैं। कखा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्गो, क और खा के पहले आधे विसर्ग के समान जो दिखे उसे हम क्या कहते हैं भाई, जीवा मूली कहते हैं। पफा यदि पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्गो, प्रागर्ध विसर्ग सदस्यो जीवा मूली, तो जीवा मूली होते हैं। प्रश्न बन जाए कि विसर्ग कि प्रश्न बन जाए जीवा मूली कितने होते हैं, उपदमानी कितने होते हैं, तो ऑप्शन में एक टिक करना है। पूछा गया बन क्या जाए, बन चुका है मित्रों। तो ये हमने वर्णों का। अब एक और चीज पढ़ते हैं कि वर्णों को सदैव कार प्रत्यय लगा के बोलते हैं। बोलते कैसे हैं, जैसे आ को बोल रहा है संस्कृत भाषा में तो आ नहीं बोल देंगे, आ धन कार अकार, का को बोल रहा है तो का धन कार ककार, गा को बोलना है गकार, घा को बोलना है घकार, मतलब कार प्रत्यय लगा देंगे। लेकिन जो राम होता है ना, इसमें इप प्रत्यय बन के रेप बन जाता है, तो इसको रेप पढ़ते हैं। तो रा में सदैव इप प्रत्यय लगता है। अब एक चीज और आनी है, आनुपूर्वी। वर्णों के क्रम को हम आनुपूर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के क्रम को आनुपूर्वी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, शीघ्र देखिए, छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी क्लास होगी। आनुपूर्वी का मतलब क्या होगा कि वर्णों के क्रम को, जैसे हमने लिख दिया राम, तो इसमें वर्णों का क्रम क्या है, रे धन आ, धन मैं, धन आ, ठीक है, ये होता है। तो रा के बाद आ के बाद माँ के बाद आ, यहीं से संज्ञा में पढ़ाएंगे टी संज्ञक वर्ण क्या होते हैं। तो ये रा में लिखे गया अंतिम वर्ण कौन सा है, अंतिम अक्षर कौन सा है, नाचती अक्षरा, ये आनुपूर्वी होता है। क्या होता है, आनुपूर्वी होता है, इसी से निर्धारण होता है दोस्तों। अब इसके बाद हम एक बार समग्र जो आज तक की क्लासेस में हमने पढ़ा है, क्योंकि इसके पहले काफी दिन पहले हमने संस्कृत पढ़ी थी, तो एक बार हम बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र तरीके से 10 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन कर लेंगे जितना आज तक पढ़ा है। बस आपको फोन को हॉरिजॉन्टल मूड पे डालिए, लीडो को लगाई, मुझे सिर्फ सुनना है। मैं बोर्ड पे लिखने वाला कुछ हूं नहीं, जिसको पूरा विस्तृत पढ़ना सुनना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है मैंने, आप देख सकते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा व्याकरण में माहेशो सूत्र कहां से आए, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद रक्कामना पंचवारम उद्धत कामम सनकाद सिद्धान है तद विमर्श से सूत्र जालम। इस सूत्र से 14 9 पंचवारम 9 5 बार बजा 14 सूत्र आए। 14 सूत्र कौन कौन से थे, तो माहेशो सूत्रों को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, माहेशो सूत्र कहते हैं। ये काफी नाम हमने शिव चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र का प्रॉपर नाम है। कितने होते हैं, 14 होते हैं, हमने आपको पढ़ाया। प्रथम 4 आ ई उड़ अयोड़ रिलेक एओंग एओएच
प्रथम 4 सूत्रों में स्वरों की बात की गई है और हमारे सारे स्वर किस प्रत्याहार के, प्रत्याहार का सूत्र क्या होता है, आदिरंतेन संहिता। क्या होता है, आदिरंतेन संहिता। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण करना, किसी भी बात को संक्षेप में लिखना। अर्थात जैसे कि मेरा नाम है राम कृष्णकांत तिवारी, वो ये शॉर्ट में लोग के सर बुलाते हैं, आप लोग प्यार से के भैया बोलते हैं, कोई के सर के भैया हैं यार, जो हमारे दोस्त और के यार सुनाओ क्या बात है। तो ये शॉर्ट नाम हो गए, जैसे गांव में देखते हैं किसी का नाम पप्पू, कल्लू, लल्लू, मुल्लू, ऐसे काफी नाम रहते हैं ना। तो ये सारी चीजें जो होती है ना शॉर्ट होते हैं, यही प्रत्याहार होते हैं। जिस सारे स्वरों को हम अगर हमसे कहें, आपसे कहें स्वर बताइए, तो आप कहें आ ई उ री ली ए आई ओ औ। अब इतना नहीं, स्वर बताइए, अच होते हैं स्वर। क्या होते हैं, अच होते हैं। तो स्वरों को संक्षेप में क्या लिखते हैं, अच लिखते हैं। प्रश्न यहां से मित्रों बन जाता है, स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं। तो इतना याद रखें, मूल स्वर जो होते हैं हमारे, क्या मूल स्वर वह 5 होते हैं, अक प्रत्याहार में बने रहते हैं। अका सवर्ण दीर्घा, दीर्घ संधि जब पढ़ाएंगे तब इनका विश्लेषण भी बता देंगे। तो मूल स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है, कुल स्वर कितने होते हैं। तो कुल स्वर 9 होते हैं। किस प्रत्याहार में रखे गए, अच में रखे गए। कुल स्वर कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ यू री ले। ऐसा कौन सा स्वर है, अब यहां से देखना, एक चीज और बता दें, हमारा लिरी एक ऐसा स्वर है, ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता, जिसका दीर्घ नहीं है। ठीक है, अगला देखें, लिरी हो गया, और लिखें ए है, आई है, ओ है और औ है। इनका ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता, इनके ह्रस्व नहीं होता। लेकिन ध्यान रखें, ये दीर्घ और प्लुत होते हैं, दीर्घ और प्लुत होते हैं। ऐसे ये भी होते हैं, लिरी क्या होता है हमारा, ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। ठीक है, और आ ई उ री, ध्यान देना। अब इसमें से ऐसे कौन से वर्ण जो दोनों में आते हैं, आ ई उ री, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो ह्रस्व में भी आते हैं, दीर्घ में भी आते हैं और प्लुत में भी आते हैं। तो ये हमने देखो स्वरों का वर्गीकरण भी अभी जान लिया। स्वर जान लिए, मूल स्वर 5 होते हैं, कुल स्वर 9 होते हैं। मूल स्वरों में हमने बता दिया, लिरी यहां से एक प्रश्न बन सकता है और री से भी एक प्रश्न बन सकता है। इतनी चीजें कंफर्म हो गई होंगी, तो आगे हम बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक बार प्रश्न आया था टीईटी में, मैं सोचता हूँ जब प्रश्न लेके आऊंगा सारे तब बताऊंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए कि पंचमा अक्षर किस सूत्र में कहे गए हैं। तो यम गणनम में पंचमा अक्षर कहे गए हैं। अगर पूछ लिया जाए भाई तृतीय अक्षर कौन से सूत्र में कहे गए हैं, तो जब गण 10 में तृतीय अक्षर कहे गए हैं। प्रत्येक वर्ग का तृतीय अक्षर जब गण 10 में बोला गया, देखें ये 3 लिखे, जावा गाड़ा, जब गणत है, जब गणत एक ऐसा सूत्र है जिसमें प्रत्येक वर्ग का तृतीय अक्षर रखा है। यम गणनम नासिका चा, जिनका उच्चारण नासिका से होता है। कल अगली क्लास में, कल का मतलब है सोमवार में जब अपन मिलेंगे तो उच्चार स्थान अभ्यंतर प्रत्ययों की चर्चा करेंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है, व्यंजन कितने होते हैं सर व्यंजन बताइए। कई लोग कहते रहते सर व्यंजन बताइए, तो लिख लीजिए व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। बहकावे में नहीं आना, 33 ही टिक करना है ऑप्शन में, आयोग को सही करना पड़ेगा। क्या होते हैं सर, अरे सर आपने ही तो कल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, कि हमने कल पढ़ा था कि कुछ स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन हमारे 25 होते हैं। कितने होते हैं, तो देखें स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं हमारे। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। इनको जोड़िए, 5 4 9 4 13, कितने हो गए, 33 हो गए। लाइव प्रूफ है। अब एक प्रश्न यहां से बन गया, सर वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, बता दिया 25। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कोई यहां से पूछे अर्धस्वर कितने हैं, तो 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। अगला प्रश्न बन जाए, अयोग बाह्य कितने होते हैं, अयोग बाह्य, तो अयोग बाह्य 4 होते हैं। कोई पूछ ले उपदमानी 1 होता है या 2 होता है, तो उपदमानी 1 होता है। जीभा मूली भी 1 होता है। इतने काउंटर क्वेश्चन अभी बनते हैं, काउंटर टेररिस्ट अटैक,
जैसे होता है ना एक संगठन होता है, उसी प्रकार से काउंटर क्वेश्चन का मतलब होता है लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न यहीं से आपके आ जाते हैं। इतनी कक्षाओं में हमने शेष इतना ही अभी तक जाना था कि क्या होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं अभी देने वाला था जो शायद मेरे दिमाग से निकल रहा है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि अयोगवाह क्या होते हैं, तो व्यय वर्ण होते हैं जिनको हम वर्णमाला में नहीं गिनते हैं। एक और वर्ण, ऐसा कौन सा वर्ण है, हाँ ऐसे इति संज्ञक वर्ण क्या होते हैं, वे वर्ण जो माहेश सूत्रों की हम लिखते हैं तो हम देखते हैं अयोड़, जो इणा होता है इसमें हलंत होती है तो यह इत संज्ञक वर्ण होता है। इत संज्ञक वर्ण, इत की इत जिसकी संख्या होती है उसका लोप होता है, उसका लोप तस्य लोपा सूत्र से होता है। मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो, नहीं पढ़ाया तो ध्यान रख लीजिए। इत संज्ञा, तो ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी 2 बार इत संज्ञा हुई है, तो इणा ऐसा 2 बार शब्द है जिसकी 2 बार संज्ञा हुई है। एक अयोड़ है, एक वो अयोड़ है, एक लड़ है। देखें इसमें भी इणा आया, इसमें भी इणा आया, तो इत संज्ञा इणा की 2 बार हुई है। अगला प्रश्न बन जाए ऐसा कौन सा अक्षर या वर्ण है जो 2 बार आया है, तो देखना है वरट में हा आया है और हल में हा आया है। हा ऐसा एक संपूर्ण व्यंजन अक्षर है जो 2 बार आया है। इति संज्ञा वर्ण करने वाला 2 बार कौन आया, इणा आया है। ये दोनों प्रश्न मैं पूछे हुए बता रहा हूं। और व्यंजनों को क्या कहते हैं, व्यंजनों को हल कहते हैं। क्या कहते हैं, हल कहते हैं। वर्गीय स्पर्शी व्यंजन को क्या कहते हैं, कादेव अवसाना सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। पू चुटू तो पू एते उदता। कोई पूछ ले उस व्यंजन को क्या कहते हैं, तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत उस व्यंजन रखे गए हैं। अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं, अर्ध स्वर किसे कहते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत रखे गए क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, हल कहते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त व्यंजन रखे गए हैं। संपूर्ण वर्णमाला अल प्रत्याहार के अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है, अल प्रत्याहार के अंतर्गत गई है। मित्रों जितना पढ़ा है आई होप आप अपने पर रिवीजन करेंगे और सोमवार से नए जोश के साथ मिलेंगे। आज मेरे भी अंदर कल की कुछ थकान थी तो उतने जोश से नहीं पढ़ाया। जो आप देख रहे थे कखायती कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश्यो सूत्र में हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। एक अंतिम 2 मिनट आप करेंगे। सोमवार से शनिवार क्लासेस का आपको टाइम टेबल दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा। और आपको डीएलएड की काफ़ी प्रीमियम मैंने लगा रखे हैं सारी क्लासेस के। आपको सोमवार में जब आप लोग चेक करेंगे क्लासेस होंगी तो जो आपकी साइकोलॉजी के प्रीमियम नहीं वो भी दिखने लगेंगे। मैं सारा वर्क करवा दूंगा संडे में। साइकोलॉजी का भी आपको क्लासेस कंप्लीटली हो जाएगा, मैथ का भी हो रहा है। तो 4 क्लासें कंटिन्यूटी का चल रही हैं अभी अपनी, और 3 जिसमें से काय की चल रही हैं अपनी। अब रही हिंदी की बात, तो हिंदी वाले सुन लो, कान खोल के सुनो, कान दोनों एक कान ऐसे बंद करो, एक से सुनो। हिंदी वाले सुन लो, जो ये पढ़ा रहे हैं ना ये अभी पढ़ लो, हिंदी में काम आ जाएगा। जब संधि पढ़ाएं तो यहाँ पढ़ लेना, हिंदी में काम आ जाएंगी। जब समास पढ़ाएं तो यहाँ पढ़ लेना, हिंदी में काम आ जाएंगी। आप सर हिंदी का सिलेबस नहीं कराओगे, कराएंगे कंफर्म कराएंगे, वेट करो। लेकिन इसको तैयार करते चलो ताकि हिंदी में हम उड़ाएंगे, घुड़दौड़ करेंगे। क्या करेंगे, घुड़दौड़ करेंगे। फिर आप नहीं कहना अरे सर ये क्या कर रहे भैया, सर पहले करवा चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास लेने के लिए। आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। आप ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। मेरी एक ही विनम्र निवेदन है 2021 में कि इस बार हमारा चैनल का नाम रोशन होना चाहिए। हमारे चैनल से मतलब समझते हैं आप सभी का है चैनल, ये आप सभी का परिवार है। प्यार मोहब्बत आपसे मिली है इस परिवार को, इसलिए हमारा परिवार बड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम की क्लास देखना ना भूलें, गणित और साइकोलॉजी की लगातार साथ में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।